हाँ जी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम रिवीजन कर रहे हैं किसका? यूनिट नंबर 2, कंसीडरेशन। यूनिट नंबर 2, कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन का मतलब बेटा क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन मीन्स व्हाट? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जिसको लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं क्विड प्रो क्यो। क्या कहते हैं? क्विड प्रो क्यो। देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम बदले में मुझे फीस दोगे। बताओ तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज। और मुझे क्या मिला? पैसा। तो ये क्या कहलाता है? कंसीडरेशन। और हम हमेशा कहते हैं नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसीडरेशन का होना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? मस्ट है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना मस्ट है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं क्लास में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने देखा कि मनीष सर पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरे लिए चाय लेके आ गया कि सर आपके लिए क्या लाया हूँ? चाय। मैंने लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो चाय लाके यहाँ रख के चला गया। अच्छा, उसने ये सिस्टम ही डेवलप कर लिया कि डेली आता है मेरे लिए चाय लेके आता है, डेली आता है मेरे लिए चाय लेके आता है, डेली आता है मेरे लिए चाय लेके आता है। क्या वो मेरे लिए कंसिडरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या ये मेरे लिए कंसिडरेशन है जो मुझे वो चाय पिला के देके जा रहा है? जो चाय पीने के लिए देके जा रहा है मुझे, क्या वो मेरे लिए कंसिडरेशन है या नहीं है? सही से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, समझना, मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि भाई तूने महीने भर मुझे चाय पिलाई है, इस चीज के मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 1000 रुपीज पे कर दूंगा जो सर्विसेज आपने मुझे दी है। बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? मैं उसको क्या दूंगा? 1000 रुपए। उसने मुझे क्या दिया? चाय। मैंने कहा था? क्या मैंने कहा था चाय लेके आ, या वो वॉलेंट्री था? ध्यान रखना, कोई भी काम अगर आप वॉलेंट्री करते हो तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। मतलब क्या है? ए और बी, ए ने बी को या तो दिए क्या? गुड्स। या क्या दिया? सर्विसेज। और बदले में बी ने ए को क्या दिया है? प्रॉमिस। क्या दिया है? प्रॉमिस टू पे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, वैलिड है। इफ गुड्स या सर्विसेज गिवन बाय बी टू ए आर एट डिजायर ऑफ ए। अगर बी ने जो गुड्स दिए हैं या जो सर्विस दी है, अगर वो किसकी डिजायर पे होती, अगर वो किसकी डिजायर पे होती? ए की डिजायर पे होती, तो ये क्या माना जाएगा? कंसीडरेशन। मतलब क्या हो गया? अगर ए गुड्स दे रहा है बी को एज ए गिफ्ट, वॉलेंट्री दे रहा है, क्या दे रहा है? वॉलेंट्री दे रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर उसे कंसीडरेशन माना नहीं जाएगा। अगर यही गुड्स और सर्विस दिए जा रहे हैं एट डिजायर ऑफ बी, बी ने कहा था, ऑफर दिया था, देन वो गुड्स या सर्विस दे रहा है, तो फिर उसे क्या मान लिया जाएगा? कंसीडरेशन। क्या कह रहा हूं दोबारा समझना। ए ने गुड्स दे दिए, बी ने क्या किया है? प्रॉमिस टू पे। यहां पर जो बी है वो कहलाएगा प्रॉमिसर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलो कदों। बी है प्रॉमिसर। लॉ कहता है कि अगर ए ने जो गुड्स और सर्विस दिया है वो एट डिजायर ऑफ बी था, बी कौन है यहाँ पर? प्रॉमिसर। सॉरी, एट डिजायर ऑफ बी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट रुकना। जो गुड्स दिए जा रहे हैं बेटा, किसने दिए थे? ए ने दिए हैं। किसको? बी को। ए ने जो बी को दिए हैं, अगर वो एट डिजायर ऑफ क्या है? बी है। बी कौन है बेटा यहाँ पर? प्रॉमिसर है। मतलब कि अगर प्रॉमिसर ने आपको ऑफर दिया था कि तुम मुझे गुड्स दे दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, अगर एट डिजायर ऑफ बी हुआ है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसे कंसीडरेशन कहेंगे। अगर आप वॉलेंट्री परफॉर्म करते हो तो देन वो गुड्स और सर्विस जो आपने दिए हैं फिर उसे कंसीडरेशन माना नहीं जाएगा। अगर वॉलेंट्री दिए हैं तो वो कंसीडरेशन नहीं है। तो मुद्दा ये हो गया, जो गुड्स या आप सर्विस दे रहे हो वो अगर एट
डिजायर ऑफ प्रोमिसर है। बताओ हमारे वाले केस में प्रोमिसर कौन है? बी। अगर एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर है तो ही उसे क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन। और यहां पर अगर उसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पे कर दूंगा 1 लाख रुपए, प्रॉमिस किया है ना, तो ये प्रॉमिस माना जाएगा वैलिड। वैलिड प्रॉमिस का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। तो ये कौन सा बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर गुड्स और सर्विस दिए हैं आपने, क्या वॉलेंट्री दिए हैं? क्या दिए हैं? वॉलेंट्री दिए हैं, मतलब कि बिना प्रॉमिस के डिजायर पे दिए हैं। अगर बिना प्रॉमिस के डिजायर पर है तो ये नॉट अ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। तो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट नहीं हुआ। तो मतलब कि तुम अपनी इच्छा से मेरे लिए कोई काम कर दो, अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री, मैंने नहीं कहा था। अगर बाद में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो मुझे कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते हो कि मनीष जी आपने प्रॉमिस किया है तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यही काम अगर तुमने किया है मेरी डिजायर पर, तभी उसे क्या कहा जाएगा? कंसिडरेशन, और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसका जो सबसे फेमस केस आता है, जो एग्जाम्पल आता है, वो समझ लेना। बीकानेर का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कौन है? बीकानेर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला, किसको बोला? कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर दिया। क्या दिया? ऑफर दिया कि भैया आप मुझे एक एरिया में एक मार्केट डेवलप कर दो। क्या कर दो? एक मार्केट क्या कर दो? डेवलप कर दो। ये किसने कहा? ऑफर। ऑफर दिया कलेक्टर ने, किसको दिया? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि भैया आप इस एरिया में एक मार्केट डेवलप कर दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो प्रोमिसर कौन हो गया? कलेक्टर। तो कलेक्टर कौन है? प्रोमिसर है। और जो कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा था, कॉन्ट्रैक्टर क्या बन गया बेटा? प्रोमिसी। तो कलेक्टर ने बोला कि मार्केट डेवलप कर दो, कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉमिस किया कि ठीक है मार्केट डेवलप कर दूंगा। वैसे तो देखो, जिसने ऑफर दिया होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉमिसर। ऑफर देने वाले को हमेशा क्या कहा जाएगा? प्रॉमिसर कहा जाएगा। तो ऑफर किसने दिया था? कलेक्टर ने। तो कलेक्टर कौन है? प्रॉमिसर। कॉन्ट्रैक्टर क्या बन गया? प्रॉमिसी। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है? मार्केट डेवलप करने का। अब सुनना मेरी बात, कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर मार्केट डेवलप कर दिया। कुछ लोग थे जैसे कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मुझे यहाँ पर शॉप जो है ना वो रेंट पे दिलवा दो, हम आपको प्रॉफिट का 10% दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर ने इनको वो दुकान रेंट पे दिलवा दी। और इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था? एक्स वाई जेड ने कि हम आपको प्रॉफिट का 10% देंगे, ऐसा प्रॉमिस हो गया था। बट ईयर एंड में एक्स वाई जेड ने 10% देने से मना कर दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्टर एक्स वाई जेड पर कोर्ट में केस करके 10% कमीशन मांग सकता है क्या? अच्छा मुझे बताओ कि एक्स वाई जेड कॉन्ट्रैक्टर को क्या देंगे? प्रॉफिट का 10%। कॉन्ट्रैक्टर ने बदले में क्या दिया एक्स वाई जेड को? दुकान। देखो दुकान जो इसने बनाई है ना, वो जो मार्केट कॉन्ट्रैक्टर ने डेवलप किया है, दैट वाट एट डिजायर ऑफ कलेक्टर, नॉट एट द डिजायर ऑफ एक्स वाई जेड। तो मतलब ये हो गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बीच में? कलेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर कंसीडरेशन है, कलेक्टर पैसा देगा, कॉन्ट्रैक्टर ने मार्केट बना दिया। लेकिन जो मार्केट डेवलप करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने एक्स वाई जेड को क्या बोला? मैं आपको दुकान दे दूंगा तो मुझे प्रॉफिट का 10% दे दो। तो ये नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंसीडरेशन माना नहीं जाएगा। आप इनको दुकान दे ही नहीं रहे हो। दुकान जो आपने बनाई है वो तो कलेक्टर की डिमांड पे बनाई है, तो तुम्हारा और कलेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट एक्स वाई जेड के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें वो आपको 10% देंगे प्रॉफिट का, बदले में आप उनको क्या दोगे? नथिंग। सर दुकान दी है, वो दुकान कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो दुकान बनी है वो एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर है, नॉट एट द डिजायर ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। तो आइए बेटा, यूनिट नंबर 2, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन क्या होता है समझना। तुमने मुझे बोला कि सर आप हमें पढ़ा दो, हम आपको फीस दे देंगे। तुमने फीस दे दी या दे देंगे? तो तुमसे पैसा मांगना मेरे पास में क्या है? राइट है। तो वो राइट कंसिडरेशन है। वो राइट क्या है? कंसिडरेशन है।
तो कंसिडरेशन क्या है? कोई भी आपको राइट मिले या कोई भी आपको इंटरेस्ट मिले या कोई भी आपको प्रॉफिट मिले या कोई भी आपको बेनिफिट मिले, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। चाहे वो राइट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो बेनिफिट हो। अच्छा, तुम जो मुझे दे रहे हो वो मेरे लिए बेनिफिट है और तुम्हारे लिए क्या है? सेक्रीफाइस है। क्या है? सेक्रीफाइस। समझ गए बात? जो तुमने सेक्रीफाइस किया उसको बोलते हैं फॉरबेरेंस। क्या बोलते हैं? फॉरबेरेंस। जैसे कि प्रशांत सर ने मुझे बोला कि मनीष सर आप समर्थ में पढ़ा दो, तो मैंने प्रशांत सर के लिए समर्थ में पढ़ा दिया, तो प्रशांत सर को तो मिल गया बेनिफिट। और मैंने अपना टाइम क्या किया है? सेक्रीफाइस किया। फॉरबेरेंस, मैंने अपना टाइम सेक्रीफाइस किया है, तो वो मेरे लिए सेक्रीफाइस है और प्रशांत सर के लिए क्या है? कंसिडरेशन। अब प्रशांत सर बदले में जो मुझे पैसा देंगे वो उनके लिए सेक्रीफाइस है और मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या है? एक के लिए राइट है और दूसरे के लिए फॉरबेरेंस। एक के लिए इंटरेस्ट है, दूसरे के लिए डिटरमेंट। एक के लिए प्रॉफिट है, दूसरे के लिए लॉस है। और एक के लिए राइट है तो दूसरे के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो राइट तो है किसके लिए? प्रोमिसर के लिए। और प्रॉमिस जी के लिए क्या बन जाते हैं बेटा? डिटरमेंट बन जाते हैं, फॉरबेरेंस, लॉस या रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताओ कंसिडरेशन क्या होता है। प्रशांत सर ने मुझे बोला मनीष सर समझ में पढ़ा दो, मैंने पढ़ा दिया। एट डिजायर ऑफ प्रशांत सर ना, या वॉलेंट्री किया है? वॉलेंट्री कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। तो प्रशांत सर ने मुझे बोला मनीष सर पढ़ा दो, मैंने साल भर पढ़ा दिया। एक साल बाद प्रशांत सर मुझे बोलते हैं कि मनीष सर जो आपने समर्थ में पढ़ाया उसके मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा या 10 लाख रुपए दूंगा या 1 करोड़ रुपए दूंगा। प्रशांत सर मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे, बदले में मैं प्रशांत सर को क्या दूंगा? मैं ऑलरेडी प्रशांत सर के लिए काम कर चुका हूं पास्ट में। क्लियर है ना? ये काम मैंने कब किया था प्रशांत सर के लिए? पास्ट में। इसे हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। अच्छा सुनना मेरी बात, मेरे यहाँ पर एक डायरेक्टर है। क्या है? मेरी कंपनी में एक डायरेक्टर है जो हमारा काम संभालते हैं 10 to 6, जिनको हम इसके बदले में देते हैं 1 लाख रुपए। तो डायरेक्टर साहब जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हम उनको दे रहे हैं 1 लाख रुपए, तो उनके लिए क्या है? कंसिडरेशन। अब ये जो डायरेक्टर है ना वो अदर कंपनी में भी पार्ट टाइम डायरेक्टर है। क्या? अदर कंपनीज में ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है। तो हमारी कंपनी ने इनको बोला कि सर ये छोड़ दो, ये काम आप छोड़ दो, हम आपको 20,000 रुपए महीने के और दे देंगे। मतलब कि जिन अदर कंपनीज में आप क्या हो? पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, वो आप छोड़ दो, हम आपको महीने के 20,000 रुपए दे देंगे। तो जो ये काम करना ये छोड़ेंगे तो क्या ये कंसिडरेशन है? आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन है। आप जो मेरे लिए काम कर रहे हो वो भी मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन है। मतलब तुम मेरी कंपनी में 10 to 6 काम कर रहे हो, वो भी मेरे लिए कंसिडरेशन है। और जो अदर कंपनी में काम करते हो जिसको तुम डिटरमेंट सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो भी मेरे लिए क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन माना जाएगा। तो कंसिडरेशन दो चीज के तरीके से हो गए। कंसिडरेशन दो टाइप से हो गए, टू डू बी कंसिडरेशन है और नॉट टू डू बी क्या है? कंसिडरेशन है। तो लॉ क्या कहता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। साफ साफ बात है, डिजायर ऑफ प्रोमिसर वॉलेंट्री नहीं माना जाएगा। प्रोमिजी चाहे एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड। एब्सटेन्ड का मतलब छोड़ दिया, हैज का मतलब पास्ट में। पास्ट में तुमने मेरे लिए कोई काम किया या जो काम तुम करते थे मेरी डिजायर पे तुमने वो काम करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। दैट कंसेप्ट इज नोन एज पास्ट कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? पास्ट कंसिडरेशन। और डज कर रहे हो, और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग कोई काम करने से छोड़ रहे हो, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। कर रहे हो या कोई काम करने से अपने आप को उससे दूर रख रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वो क्या है? प्रेजेंट कंसिडरेशन। और एक आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब वादा दिया है, प्रॉमिस किया है कि मैं फ्यूचर में आपके लिए काम कर दूंगा, या जो काम तुम करते हो तुमने मुझे बोला है कि फ्यूचर में मैं ये काम करना छोड़ दूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि आपने प्रॉमिस किया है कि तुम काम मेरे लिए फ्यूचर में करोगे, या अभी जो काम करते हो तुम फ्यूचर में वो काम करना छोड़ दोगे। छोड़ देने को क्या बोलते हैं बेटा? एब्सटेन। करने को क्या बोलते हैं? टू डू। तो पास्ट में ऐसा हुआ था तो पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है तो प्रेजेंट कंसिडरेशन, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, तो ये कहलाता है बेटा तुम्हारा क्या? फ्यूचर कंसिडरेशन। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, मैंने ठेकेदार को बोला, कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि जाके बिल्डिंग बना दे, तो कॉन्ट्रैक्टर खुद बनाएगा या लेबर से बनवाएगा? तो हम यहाँ क्या बोलते हैं? प्रॉमिजी और एनी अदर पर्सन। चाहे प्रॉमिजी करे, चाहे वो किसी
अदर पर्सन से करवाए तो भी वो कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब कि होना प्रोमिसर की डिजायर पे चाहिए, चाहे वो प्रोमिस ही करे चाहे किसी अदर पर्सन से कराए, दोनों ही केस में क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन। अब फटाफट आओ, कंसिडरेशन होता है टू डू का, कंसिडरेशन होता है किसी इसका एब्सटेन का, कुछ नहीं करने का। कंसिडरेशन होना चाहिए किसकी डिजायर पर? प्रोमिसर की डिजायर पे, प्रोमिस ही करे चाहे कोई अदर पर्सन करे। और लास्ट में आता है पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर कंसिडरेशन भी होता है। तो 3 कैटेगरी में आता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन के रूल्स पे आइए बेटा फटाफट। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। आगे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कंसिडरेशन उसे ही माना जाएगा जो डिजायर ऑफ, तुम वॉलेंट्री, साफ साफ बोल रहा हूं, तुम अपनी इच्छा से वॉलेंट्री मेरे लिए कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, वो मेरे लिए कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा अनलेस मैंने आपको खुद ने ऑफर दिया था। अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं तो फिर वो वॉलेंट्री नहीं है, वो तो तुम मेरे डिजायर पे कर रहे हो। अगर सर आप मान लो आप होटल में चले गए खाना खाने के लिए, वहां जाके बैठ गए, होटल वाली ने प्लेट लगा दी खाना खाने के लिए, अब वो तुम आके बैठा हूं ना, मैं होटल में किस लिए आया हूँ? तो वहां जाके मैं बैठ रहा हूँ, वो तो मेरा इंप्लाइड ऑफर है। क्या है? मेरा इंप्लाइड ऑफर है। अगर ना एक्सप्रेस ऑफर है ना इंप्लाइड ऑफर है, फिर भी तुम वो काम मेरे लिए कर रहे हो, तो फिर वो क्या है? वो वॉलेंट्री है, फिर वो चीज मेरे लिए कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। तुम खुद करोगे या किसी और से करवा लोगे, तो चाहे प्रॉमिस ही खुद करे चाहे किसी एनी अदर पर्सन से करवा ले, तो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। होना किसकी डिजायर पे चाहिए? प्रॉमिसर। एग्जीक्यूटेड का मतलब देखो, तुमने फीस जमा करवा दी, तुमने फीस जमा करवा दी, वो एग्जीक्यूटेड है। तुमने प्रॉमिस किया है कि मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा, प्रॉमिस किया है, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटरी। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। फोर्थ नंबर पॉइंट, तुमने पास्ट में मेरे लिए कोई काम किया था, सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सोच के देखो। आज से 6 महीने पहले मैंने तुम्हें कहा था कि यार तुम मेरे लिए काम कर दोगे क्या? आज से 6 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि क्या तुम मेरे लिए काम कर दोगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पास में एक क्लाइंट आया, मेरा सीए का ऑफिस भी है, मेरे पास एक क्लाइंट आके मुझे बोलता है, खत्री जी हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न लगा दोगे क्या? देखो पैसों की बात नहीं हुई थी, उसने कहा था कि खत्री जी हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न लगा दोगे क्या? कब कहा था? आज से 6 महीने पहले। मैंने उसकी रिटर्न लगा दी। 6 महीने बाद वो मुझे आके बोलता है कि खत्री जी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इस काम के 1000 रुपये दूंगा। तो वो मुझे 1000 रुपये देगा, मैं बदले में उसको क्या दूंगा? ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। अब वही क्लाइंट मुझे आके बोलता है, खत्री जी इस बार की रिटर्न लगा दो, मैं ये लो 1000 रुपये इस बार के, इस बार की रिटर्न लगा दो, ये लो 1000 रुपये इस बार के, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंसिडरेशन। और वो मुझे आके बोलता है, खत्री जी 1000 रुपये पकड़ लो, 2 महीने बाद मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न लगा देना, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर कंसिडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। बताओ, मैं किसी से फीस ले रहा हूँ 20,000 रुपये और किसी से फीस ले रहा हूँ 1 रुपया, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? दोनों ही वैलिड है। लॉ कहता है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, भले ही वो कितने रुपए हो, 1 रुपया हो। अगर वो 1 रुपया भी है तो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का होना मस्ट है, उसका एडिक्वेट पर्याप्त होना जरूरी नहीं है कि 20,000 के बदले में से आपने 1 रुपया क्यों लिया? बताओ, मेरा मकान 50 लाख का, मैं 1 रुपये में बेचूं तो भी कॉन्ट्रैक्ट है। 50 लाख का मकान 1 करोड़ में बेचूंगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन गिफ्ट दे दूं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर कंसिडरेशन नहीं है। क्या नहीं है? कंसिडरेशन। लेकिन एक बात बताओ, किसी ने मेरे सिर पे बंदूक रख के मेरा मकान 50 लाख का 1 रुपये में खरीद लिया, तो वहां पर मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, वहां पर मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल। क्या होता है? वॉइडेबल। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। देखो मेरी बात समझना, मैं एक डॉक्टर हूं। कौन हूं? डॉक्टर। मैं जॉब करता हूं बेटा, कहां पर? हॉस्पिटल में। मुझे सैलरी कौन देता होगा? हॉस्पिटल। तुम पेशेंट हो और तुम मुझे आके बोलते हो हॉस्पिटल में कि खत्री जी हमारा ऑपरेशन करना है। क्या करना है? ऑपरेशन। भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा तो काम ही यही है, और मुझे इस काम के पैसे कौन देते हैं? हॉस्पिटल। अच्छा, तुमने ऑपरेशन करवाना है तो तुमने फीस कहाँ जमा करवाई होगी? हॉस्पिटल में। तो तुम्हारा इलाज करना मेरी क्या है? ड्यूटी है। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि ऑपरेशन करना है, 10,000 रुपये मैं आपसे अलग से लूंगा,
बताइए, जो मैं आपसे अलग से 10,000 रुपये ले रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए कंसिडरेशन है? नहीं है। वो ऑपरेशन करने के लिए तो वैसे भी मैं क्या हूँ, लीगली बाउंड हूँ। तो जिस काम को करने के लिए आप लीगली बाउंड हो, उसी चीज के अगर आप पैसे मांगते हो तो वो कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, उस पेशेंट ने मुझे बोला था कि खत्री जी ऑपरेशन कर दो, हम आपको 10,000 रुपये अलग से दे देंगे, और बाद में अगर वो मुझे 10,000 रुपये पे नहीं करे तो क्या मैं उस पर कोर्ट में केस कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, तो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो किसी भी टाइप की राइट एंड ड्यूटी आती ही नहीं है। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? रियल एंड नॉट इल्यूजरी। तुम मुझे बोलते हो कि सर आप हमें पढ़ा दो, हम आपको दुआएं देंगे, तो देखो बेटा, ये कंसिडरेशन माना ही जाएगा। कंसिडरेशन वो होता है जो रियल हो। तुमने मुझे बोला सर समर्थ में फीस कितनी है, मैंने कहा देखो पास होना है तो फीस है 20,000 रुपये। पास होना है तो फीस कितनी है? 20,000 रुपये। तुमने कहा सर ये क्या बकवास है, पास होने की गारंटी आप कैसे दे सकते हो, ये इल्यूजरी है, क्या है? फिर इसे कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। और मैं बोलता हूँ कि समझ में पढ़ने की फीस 20,000 रुपये है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर ये रियल है, कोई इल्यूजरी नहीं, पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बोल दूं कि पास करवा दिया जाएगा तो बेटा ये इल्यूजरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा, फिर इसे आप कंसिडरेशन नहीं कह सकते। और लास्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, सॉरी, जो कंसिडरेशन होता है वो अनलॉफुल होना नहीं चाहिए, इमोरल होना नहीं चाहिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना नहीं चाहिए। सर बताइए अनलॉफुल क्या है? मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 1,00,000 रुपए दूंगा, तुम किसी का मर्डर कर दो, ये अनलॉफुल है। एक आदमी किसी मैरिड वुमन को बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, तो ये इमोरल है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो सोसाइटी के लिए गलत हो, जैसे कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अरे भाई एग्जाम्पल है, मैंने किसी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, और तुम उसके आई विटनेस हो, क्या हो, आई विटनेस हो, तुमने वो मर्डर होते हुए देखा है, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 1,00,000 रुपए ले लो, कोर्ट में गवाही मत देना, तो ये चीजें सोसाइटी के लिए सही है या गलत है? गलत है। इनको हम बोलते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और डिटेल में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का एक अलग वीडियो है जिसमें आप जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, एक मिनट, इस टॉपिक को छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पर आना। वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। बताइए बेटा, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड? बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड? पहली बात, शब्दों पे जाया करो, बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट होता है, और वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक्सेप्ट, इस रूल के क्या है बेटा, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब ये तो दे रखे हैं ना, यहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वैलिड होंगे और एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। भले ही यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है बट इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। जिसमें फर्स्ट आता है क्या, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मेरी फॉरेन में जॉब लग गई, मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, हर महीने तुझे 50,000 रुपये भेज दूंगा। बताओ, मैं हर महीने 50,000 भेजूंगा वाइफ को, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब आता है उसका एक्सेप्शन, क्या आता है एक्सेप्शन नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बताइए, मेरी वाइफ और मेरे बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है या नहीं है? यस। हम दोनों के बीच में नियर रिलेशन है या नहीं है? यस। लेकिन तीसरी शर्त, शर्त क्या है उसके लिए समझना पहले। मैंने वाइफ को क्या प्रॉमिस किया था कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, तुझे हर महीने 50,000 रुपये भेजूंगा। 3-4 महीने तो मैंने उसको 50,000 भेजे, उसके बाद में मैंने उसको पैसा देना बंद कर दिया, तो क्या वाइफ मेरे पे कोर्ट में केस कर सकती है? और क्या ये बोल सकती है कि इस बंदे ने जाने से पहले प्रॉमिस किया था, अब इसने प्रॉमिस तोड़ा है? प्रॉब्लम ये है कि मैं 50,000 दूंगा, बदले में मुझे क्या मिला? नथिंग ना। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में किया था, क्या किया था, रिटर्न में किया था, और साथ में ये कोर्ट में क्या था, रजिस्टर्ड था, तो ये बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड मान लिया जाएगा, और मेरी वाइफ मेरे पे कोर्ट में केस कर सकती है। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में फर्स्ट क्या आता है,
नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जिसकी 4 शर्तें हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, नियर रिलेशन हो, रिटर्न में हो और रजिस्टर्ड हो। अगर ये चारों शर्तें पूरी होती है तो बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट पे आइए बेटा फटाफट। सेकंड पॉइंट पे आओ बेटा, आ गए। अभी एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए पास्ट में कोई काम किया था, दैट वाज वॉलेंट्री, क्या था बेटा वो? मैंने नहीं कहा था। बताइए, जो तुमने मेरे लिए पास्ट में किया था वो वॉलेंट्री था, वो कंसिडरेशन है या नहीं है? बताओ, जो तुमने काम पास्ट में किया था मेरे लिए, क्या वो कंसिडरेशन है या नहीं है? नहीं। लेकिन लॉ क्या कहता है? अगर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस को भी कंपनसेट करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस को भी कंपनसेट करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो बिना कंसिडरेशन के भी बेटा इसको वैलिड मान लिया जाएगा। कुछ शर्तें हैं। पहला, किया था वो वॉलेंट्री था, प्रोमिसर के लिए किया था, जिस समय आपने सर्विस दी थी उसमें प्रोमिसर का एग्जिस्टेंस था। क्या था बेटा? प्रोमिसर का एग्जिस्टेंस था। और लास्ट कहता है कि प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी, बस मेरा इरादा क्या है, तुम्हें कंपनसेट करने का। क्या करने का बेटा? कंपनसेट। एग्जांपल देता हूँ, फटाफट सुनना। मिस्टर ए है, उनके ऊपर कोर्ट में केस हो गया, समझ गए? इसके मामा ने बोला कि सारा केस कोर्ट में मैं फाइट करूंगा। किसी ने नहीं कहा था कि केस आपको लड़ना है। मामा ने वॉलेंट्री बोला है कि मैं कोर्ट में केस क्या करूंगा? फाइट करूंगा। मामा ने अपना सारा पर्सनल वर्क को छोड़ दिया और इसी केस में क्या कर रहे हैं? लग रहे हैं। केस हुआ, कोर्ट में मैटर गया और मिस्टर ए कोर्ट में केस जीत गए। केस हुआ, मामा ने पूरा केस लड़ा और मिस्टर ए कोर्ट में केस जीत गए। पहले बताइए, मामा ने जो काम किया था वो वॉलेंट्री था या नहीं था? था। अब मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया कि मामा तूने मेरे केस को लड़ने के लिए अपने सारे पर्सनल वर्क क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे, इसलिए मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। बताइए, मिस्टर 1 लाख रुपए देंगे, मामा बदले में क्या देगा? बकवास मत करना कि मामा कुछ दे चुका है, वो वॉलेंट्री था, वो कंसिडरेशन नहीं है। प्लीज ये छोटी छोटी फालतू की बकवास मत किया करो कि मामा ऑलरेडी कर चुका है, पास्ट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की कैटेगरी में कब आता है? जब प्रोमिसर की डिजायर पे हो। क्या मिस्टर ए ने कहा था क्या केस लड़ने के लिए? नो। जो मामा ने केस लड़ा है वो क्या था? वॉलेंट्री था। मिस्टर ए ने नहीं कहा है वॉलेंट्री तुम कुछ भी कर दो मेरे लिए, वो मेरे लिए कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। मिस्टर ए कह चुका है मामा ने किया तो था, कोर्ट में केस लड़ा तो था, अरे वो वॉलेंट्री था, वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन मिस्टर ए का इरादा क्या है? मामा को कंपनसेट करना। जो मामा ने उसके केस को वॉलेंट्री फाइट किया था, बट उसने उसके मामा को जो पर्सनल वर्क का लॉस हुआ था, मिस्टर ए का इरादा क्या है? उसको कंपनसेट करना। तो नो डाउट इसमें कंसिडरेशन नहीं है, वॉलेंट्री हुआ था, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? वैलिड माना जाएगा। एक बात बताइए, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए उधार 1 महीने के लिए, 1 महीना निकल गया, मैंने आपसे मांगा नहीं, टाइम बार्ट हो गया? अभी टाइम बार्ट नहीं हुआ है, टाइम बार्ट कब होगा? अगर अगले नेक्स्ट 3 साल तक भी नहीं मांगता हूं तो तुमने ऐसा क्यों बोला कि टाइम बार्ट हो गया? थप्पड़ लगी ना, रोने लग जाएगी यहाँ बैठे बैठे। बताइए, मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दे दिए 1 महीने के लिए और 1 महीने निकल गए, मैंने आपसे मांगा नहीं। तो मैंने आपको कल भी कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था, नहीं मांगा, मांगने का राइट भी नहीं था। राइट तो कब आएगा? 1 महीने के एक्सपायर होने के बाद। 1 महीना एक्सपायर हो गया, मैंने मांगा नहीं, उसके बाद में 3 साल और निकल गए, मैंने मांगा नहीं, वो टाइम बार्ट हो गया। बताइए, टाइम बार्ट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं नल, माना जाएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। अब तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि गुरुजी हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो पैसा हम आपको 2 साल में लौटा देंगे। बताओ, तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे या 1 लाख रुपए दोगे? 1 लाख दोगे, बदले में मैं आपको क्या दूंगा? भूल जाओ उसको। तुम बोलोगे सर दिए तो थे, भूल जाओ। नल हो गया, नल का मतलब जीरो हो गया, माना जाएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। टाइम बार्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपायर, वो राइट चला गया। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, बदले में मैं आपको क्या दूंगा? नथिंग, जीरो। तो वैसे देखो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वॉइड है? वॉइड है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वॉइड एग्रीमेंट है। बट लॉ क्या कहता है? टाइम बार डेट को प्रॉमिस, टाइम बार डेट को पे करने का प्रॉमिस अगर रिटर्न में हुआ है, किसमें हुआ है बेटा? रिटर्न में हुआ है। किसमें हुआ है? रिटर्न में हुआ है, तो वैलिड मान लिया जाएगा। वर्बल है तो
वैलिड नहीं है, रिटर्न है तो वैलिड मान लिया जाएगा। एजेंसी किया था, याद है, एजेंसी बिना कंसिडरेशन के भी क्या होता है, वैलिड होता है। पांचवा आता है गिफ्ट। गिफ्ट में कौन सा कंसिडरेशन होता है, गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी क्या होता है, वैलिड होता है। गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होता है। बेलमेंट याद है, ग्रेटुटस, ग्रेटुटस में कौन सा कंसिडरेशन होता है, नहीं होता है, तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रेटुटस होते हैं वो बिना कंसिडरेशन के भी क्या होता है, वैलिड होता है। चैरिटी बताओ, चैरिटी में आप दान देते हो, बदले में क्या मिलता है, नथिंग, तो क्या चैरिटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो कोर्ट में केस हुआ, कादरनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में कोर्ट ने क्या बोला, चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी बेटा क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। गॉट द पॉइंट। और एक लास्ट टॉपिक पे आइए जो बीच में टॉपिक था, शुड बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए जो एग्जांपल दे रहा हूं समझना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ माल बेचा है, सेल किया है, पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सेल्स की है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल्स की है, पैसा कौन देगा, मिस्टर बी, मिस्टर बी देगा या कोई और भी देके जा सकता है। लॉ में क्या लिखा था कि कंसिडरेशन शुड बी एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन किसी भी बंदे से आ सकता है, कंसिडरेशन किसी भी बंदे से आ सकता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो या नहीं हो। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। यहाँ पर मिस्टर ए है सेलर, मिस्टर बी कौन है, बायर। तो एक है प्रोमिसर, दूसरा कौन है, प्रोमिसी। तो बताइए जो थर्ड पार्टी है क्या है, थर्ड पार्टी से क्या कंसिडरेशन आ सकता है। तो लॉ कहता है कि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी। बट आगे समझना, एक याद है कंसेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आ सकता है बट श्यू करने का राइट, श्यू करने का राइट केवल ए और बी के पास में। मतलब कि अगर ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको माल बेचूंगा, ए अगर माल नहीं दे तो बी केस कर सकता है, और बी अगर पेमेंट नहीं करे तो ए केस कर सकता है। केस करने का राइट केवल किसके पास में होता है, उन लोगों के बीच में होता है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे। मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, शू करने का राइट केवल उनके पास में होता है। उसको हम बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी याद है, एजेंसी में हमने बात की थी कि जो एजेंट होता है वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में प्रीविटी सेट करता है। एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है, प्रीविटी सेट कर देता है एजेंट। लेकिन नॉर्मल केस में बोले ए और बी के बीच में होती है प्रीविटी, केवल ए बी पर और बी ए पर ही केस कर सकता है, थर्ड पार्टी पर केस करने का राइट नहीं होता है। दैट कंसेप्ट इज नोन एज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, केवल जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होते हैं प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वो ही एक दूसरे पे शू कर सकते हैं, थर्ड पर्सन उन पे केस नहीं कर सकता है। दैट कंसेप्ट इज नोन एज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस रूल के भी क्या होता है, एक्सेप्शन। आइए इस रूल के एक्सेप्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस क्या है उसके मैं आपको दे रहा हूं एग्जांपल, समझना मेरी बात। मिस्टर ए और उनकी है कौन, वाइफ। अब मिस्टर ए तो हो गए ओल्ड, कौन हो गए, बुढ़े हो गए। क्या हो गए, बुढ़े, ओल्ड हो गए। एक ट्रस्ट है, क्या है, ट्रस्ट। मिस्टर ए ने ट्रस्ट को बोला, इन्होंने इनको ऑफर दिया कि मैं आपको मेरी ऑल प्रॉपर्टीज क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, लेकिन बदले में एक शर्त है कि तुम मेरी वाइफ को हर महीने 50,000 रुपए दोगे। देखो बुढ़ा आदमी, टेंशन किसकी है, उसको अपनी वाइफ की है। तो उसने ट्रस्ट को क्या बोला कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, डोनेट, बस शर्त यह है कि तुम हर महीने मेरी वाइफ को 50,000 रुपए दे देना। बताओ प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है। मिस्टर ए ने ऑफर दिया, वो प्रोमिसर है, तो ट्रस्ट कौन है, प्रोमिसी। ट्रस्ट का दूसरा नाम होता है सेटलर। क्या होता है, सेटलर। यस और नो, नो। सेटलर किसको बोलते हैं, नहीं पता क्या, वाह रे वाह। सेटलर किसको बोलते हैं बेटा, तुम रिवीजन करने आए हो।
सेटलर किसको बोलते हैं? जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है। मिस्टर ए है कौन? सेटलर, जो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। और सामने कौन है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट में होते हैं ट्रस्टीज। कौन होते हैं बेटा? ट्रस्टीज। अब सुनना मेरी बात, मिस्टर ए ने ऑफर दिया तो मिस्टर ए कौन हो गया? प्रोमिसर। और ट्रस्ट कौन हो गया? प्रोमिजी। समझ गए? अब मिस्टर ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर दी। जिसने ट्रांसफर की उसको बोलते हैं सेटलर, और जिसके पास में ट्रांसफर हुई है उसको बोलते हैं ट्रस्ट। और वहां पर कौन होते हैं? ट्रस्टी। अब सुनना मेरी बात, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और ट्रस्ट के बीच में। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए की डेथ हो जाए और उसके बाद में ट्रस्ट उनकी वाइफ को पैसा देने से मना कर दे, तो क्या उनकी वाइफ कोर्ट में केस कर सकती है? नॉर्मल लॉ क्या कहता है कि केवल और केवल जो प्रोमिसर और प्रोमिसी होते हैं वही एक दूसरे पे कोर्ट में शू कर सकते हैं। तो जो उनकी वाइफ है वो क्या कोर्ट में केस कर सकती है? यस और नो? नॉर्मल लॉ के हिसाब से नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर इनकी जो वाइफ है उसको कहा जाएगा बेनिफिशियरी। क्या कहा जाएगा? और कोर्ट कोर्ट लॉ लॉ कहता है कि बेनिफिशियरी के पास में राइट है कि वो कोर्ट में क्या कर सकता है? इनके ऊपर केस कर सकता है अगर उसको उसका हिस्सा नहीं मिलता है। तो वैसे तो हम क्या कहते हैं, केस करने का राइट केवल किसके पास में होता है? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के पास। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के पास में होता है। लेकिन उसका एक्सेप्शन नंबर 1 कौन आ गया? इन द केस ऑफ ट्रस्ट। इन द केस ऑफ ट्रस्ट जो बेनिफिशियरी है वो अपना राइट लेने के लिए केस कर सकता है। सेकंड एग्जांपल, मिस्टर ए, उनके 2 बेटे हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। इन्होंने अपनी ऑल प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटों के बीच में बांट दी और बेटों को बोला बेटा प्रॉमिस करो कि हर महीने तुम दोनों अपनी मम्मी को 10,000 रुपीज ईच दोगे। बताइए कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? मिस्टर ए और उनके दोनों बेटों के बीच में। बताइए इन्होंने क्या बोला है कि ये किसको पैसा देंगे? वाइफ ऑफ मिस्टर ए को हर महीने क्या देंगे? 10,000 रुपये देंगे। बताइए मिस्टर ए की डेथ हो गई, बेटों ने अपनी मम्मी को पैसा देने से मना कर दिया। बताइए मम्मी क्या कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है? मतलब कि शू कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि मम्मी क्या बन गई? मम्मी क्या बन गई? बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी अपना राइट लेने के लिए कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर ए, उनकी है एक डॉटर। कौन है? इन्होंने मिस्टर बी को बोला, किसको बोला? मिस्टर बी को बोला कि अगर तू मेरी बेटी से शादी करता है तो मैं तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। तू मेरी बेटी से शादी करता है तो मैं तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि कभी भी अगर तूने मेरी बेटी को डाइवोर्स दिया तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ना तुझे मेरी बेटी को रिटर्न करनी पड़ेगी। बताइए कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में। मिस्टर ए की डेथ हो गई और मिस्टर बी ने उनकी बेटी को क्या दे दिया? डाइवोर्स दे दिया। तो क्या बेटी कोर्ट में केस करके अपना हिस्सा मांग सकती है? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में। लेकिन बेटी इस केस में क्या बन गई? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या अपना राइट एनफोर्स कर सकता है? यस, बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या कहता है लॉ? तो नॉर्मल रूल ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होते हैं वही एक दूसरे पे शू कर सकते हैं, बट उसके एक्सेप्शन हो गए। फर्स्ट कौन सा? ट्रस्ट। सेकंड कौन सा हो गया? फैमिली सेटलमेंट। जो सेकंड एग्जांपल था वो फैमिली सेटलमेंट का था। थर्ड एग्जांपल था वो किसका था? मैरिज का था। क्लियर है? फोर्थ एग्जांपल समझना मेरी बात, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? मिस्टर ए है सेलर और मिस्टर बी कौन है? बायर। मिस्टर बी ने इनको दिया था ऑर्डर। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जिस दिन माल डिलीवर करना है मिस्टर ए के घर पे बहुत अर्जेंट काम है, तो इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, किसको बोला? अपने फ्रेंड को बोला कि तेरे पास दुकान में माल पड़ा है क्या? उसने कहा पड़ा है। तो इन्होंने बोला कि ये काम कर, ये माल कस्टमर को तू सप्लाई कर दे। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ था? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। मिस्टर ए ने जो अपना राइट था गुड्स सप्लाई करने का, या जो ड्यूटी थी किसी चीज की गुड्स को सप्लाई करने की, राइट का है, राइट है पैसा मांगना, ड्यूटी क्या है? गुड्स को सप्लाई करना। वो उन्होंने राइट किसको दे दिया? अपने फ्रेंड को दे दिया। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। तो बताइए जब असाइनमेंट हो गया
मिस्टर बी को माल सप्लाई कौन करेगा? उनका फ्रेंड, मान लेते हैं कौन है, मिस्टर सी। तो बताइए मिस्टर बी से पैसा कौन मांगेगा? मिस्टर सी। और अगर मिस्टर बी पेमेंट नहीं करेगा तो क्या मिस्टर सी कोर्ट में केस कर सकता है? प्रॉब्लम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में था? ए और बी के बीच में, लेकिन शू करने का राइट किसके पास में आ गया? मिस्टर सी के पास में। क्यों हुआ था ऐसा? असाइनमेंट हुआ था। मैं कहता हूँ एक एग्जांपल और ले लो। मिस्टर ए ने, सॉरी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेच दिए थे। इन्होंने इसको दिया था बी आर। क्या दिया था? बी आर। इन्होंने वो बी आर एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? एंडोर्समेंट इज ऑल्सो असाइनमेंट। एंडोर्समेंट भी क्या है? असाइनमेंट है। बताइए अब मिस्टर बी से पैसा कौन मांगेगा? मिस्टर सी। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? ए और बी के बीच में, लेकिन सी के पास में क्या आ गया? पैसा मांगने का राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट या असाइनमेंट। तो एंडोर्समेंट और असाइनमेंट में भी आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट पे कोर्ट में शू करने का राइट आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा? स्टॉपल। स्टॉपल याद है क्या आपको? स्टॉपल क्या होता है? जैसे एक बात बताओ, पेमेंट करने की लाइबिलिटी थी मान लो मेरे पापा की। पेमेंट करने लाइबिलिटी थी किसकी? मेरे पापा की। थर्ड पार्टी मेरे पापा से पैसा मांगने आया। मेरे पापा ने बोला कि मेरा बेटा दे देगा, और मैं चुप हूँ। पैसा मेरे पापा ने उधार लिया था। पापा है डेटर। जिसने पैसा उधार दिया था वो कौन है? क्रेडिटर। मैं कौन हूँ? थर्ड पार्टी। बताओ मेरे पापा ने क्या बोला उसको? मेरा बेटा दे देगा, और मैं चुप हूँ। तो बताइए क्या होगा? स्टॉपल। तो ये लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? आपके ऊपर। अब सामने वाला किस पे केस करेगा? मेरे पे केस करेगा। अरे मैं तो थर्ड पार्टी हूँ। तो मुद्दा ये है कि थर्ड पार्टी भी इस केस में क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। तो मतलब कि थर्ड पार्टी केस कर भी सकता है, तो थर्ड पार्टी पे केस हो भी सकता है। समझ गए बात? तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन हो गया। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि थर्ड पार्टी ना केस कर सकता है ना थर्ड पार्टी पे केस होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन हो गया कि थर्ड पार्टी पर केस किया भी जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है शर्तें। वो शर्तें जो लैंड के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? लैंड के साथ। जैसे कि एक बात समझना, मेरे पास में एक जमीन है। उस जमीन को मैंने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। लेकिन एक शर्त डाल दी। क्या डाल दी? एक शर्त कि इतना हिस्सा जो है ना जमीन का, इसमें मेरा बेटा एग्रीकल्चर करेगा, और बाकी जमीन का जो आपको करना है कर लो। उसने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लैंड बेच दी। शर्त क्या थी? कि इतने से हिस्से पर मेरा बेटा क्या करेगा? एग्रीकल्चर करेगा, बाकी पे आपको जो करना है कर लो। उसने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। तो लैंड के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। बताओ मैंने लैंड बेची है, उसने लैंड खरीदी है, प्रॉमिसर प्रॉमिस दी, मेरा बेटा क्या बन गया? थर्ड पार्टी। प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरी डेथ के बाद सामने वाला मेरे बेटे को मना कर दे कि मैं तुझे एग्रीकल्चर करने नहीं दूंगा, तो क्या मेरा बेटा कोर्ट में केस कर सकता है? कर सकता है। मेरा बेटा इस केस में क्या बन गया? बेनिफिशियरी। क्या बन गया? तो ये अपना राइट ले सकता है, और इस जमीन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स थी, मेरा बेटा उसको कोर्ट में क्या कर सकता है? एनफोर्स कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? एनफोर्स कर सकता है। और लास्ट चीज बहुत बार पढ़ा है, एजेंट। एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में क्या करता है? प्रीविटी सेट कर देता है। बताइए काम किया एजेंट ने, लाइबल कौन हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो एजेंट के काम के लिए एजेंट तो लाइबल था, लेकिन साथ में लाइबल कौन हो गया? प्रिंसिपल भी हो गया। मुझे बताओ एजेंट ने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और कस्टमर का हो रहा है, लेकिन लाइबल किसको मान लिया जाएगा? प्रिंसिपल, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कभी था ही नहीं। लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं? एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में क्या करता है? प्रीविटी सेट करता है। यहाँ पर बेटा तुम्हारा ये चैप्टर हो गया खत्म। यूनिट नंबर कौन सा? 2। समझ गए बात? नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे और अलग चैप्टर के साथ। बाय बाय।